स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से लेकर के अभी किसान तक एंड देन किसान इंडिया। जिस साल मैं स्पोर्ट्स कवर कर रही थी इत्तेफाक से उसी साल क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उसी साल फुटबॉल वर्ल्ड कप था, फिर आईपीएल भी मुझे कवर करने का मौका मिला। आप वैसे रूरल इंडिया को कैसे देखती हैं? हम जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खेतों से ही आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया गाँवों से कटता जा रहा है। तक आप गाँव में नहीं जाएंगे, वहाँ की समस्याओं को कैसे समझेंगे? मतलब गांव में जाकर पता चलता है कि हमें ऐसे लगता है ना कि गांव के लोग अनपढ़, इनको क्या पता होगा। उनको पता है कि भाई मैटरनिटी लीव होती है, उसकी 5 एकड़ ज़मीन होगी, खेती होगी, लेकिन वो अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता, और अगर बेटी है तो उसको किसान घर में देना नहीं चाहता। नाबार्ड के डेटा के अकॉर्डिंग एवरेज फार्मर की जो फार्मिंग से इनकम है वो करीब 4,500 रुपये है। सीए का बेटा CA1, डॉक्टर का डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। 2023 में टोटल 226 जर्नलिस्ट पे हमला हुआ था, 5 लोग की मौत हो गई थी। यूजुअली क्या सैलरीज रहती हैं रूरल इंडिया में जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी? फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ से जो सॉइल हेल्थ ख़राब होती है। आप ड्रोन से छिड़काव कीजिए ताकि वो सिर्फ ऊपर ऊपर जाए, मिट्टी में जाएगा ही नहीं, तो मिट्टी की सेहत खराब ही नहीं होगी। AI ओवरऑल पूरी कंटेंट इंडस्ट्री को ही बहुत मेजरली इम्पैक्ट कर रहा है। आई डोंट सी इट रिप्लेसिंग ह्यूमन माइंड्स एवर। मैम, रॉ एंड रियल के सेकंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इंडिपेंडेंस डे के दिन आपने समय निकाला और हमसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हुए। थैंक यू सो मच। तो मैम, शुरू करते वक्त पहला ही सवाल ये रहेगा कि आपकी जो जर्नी थी, जो कि सहारा न्यूज़ से स्टार्ट हुई थी, वहाँ से लेकर के किसान इंडिया के CEO तक की जो जर्नी रही, उसके बारे में आप कुछ बताएं कि वो जर्नी कैसी थी। एक्चुअली जर्नी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रही है, क्योंकि मैंने करियर शुरू किया था सहारा समय का एक रीजनल चैनल है यूपी उत्तराखंड, मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो वहाँ पर सारा का सारा डेस्क का काम सीखा। हिंदी टाइपिंग उससे पहले कभी की नहीं थी। सो प्रोडक्शन कैसे होता है, PCR ऑपरेशंस कैसे होते हैं, टिकर पे बैठना। मेरा सबसे बड़ा खौफ यही होता था कि टिकर पे कोई ना आप बिठा दे। क्या होता है? आप जब टीवी देखते हैं तो नीचे कुछ एक ब्रेकिंग न्यूज़ या कोई खबरें चलती रहती हैं, तो उसको लगातार अपडेट करना होता है। तो टिकर पे एक इंसान होता है जो लगातार वहाँ बैठता है, और इलेक्शंस के टाइम पे अगर कोई टिकर पे बिठा दे तो वो मेरा सबसे बड़ा डर था। ब्रेकिंग न्यूज़ क्योंकि नहीं, अब जैसे रिजल्ट्स आते जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स अपडेट करने हैं। तो जैसे अगर यूपी में इलेक्शंस चल रहे हैं तो वहाँ मुझे बिठा दिया कि किसी ने कह दिया कि मैं लंच पे जा रहा हूँ, वानी तुम ज़रा थोड़ी देर बैठ जाओ। तो दैट यूज टू बी माई बिगेस्ट फियर, क्योंकि उसमें नाम गलत चले गए, सीट कुछ भी अगर गलत चला गया तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। सो वो सब सीखा। एंकरिंग लोग जोर डालते थे कि एंकरिंग करनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत एंकरिंग की शुरुआत किया। आई वॉज़न्ट वेरी कीन टू बी एन एंकर, सो फुल फ्लेजेड एंकरिंग में मैं कभी नहीं गई। आई वॉन्टेड टू लर्न प्रोडक्शन, आई वॉन्टेड टू लर्न कि खबरें कवर कैसे होती हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसे होती हैं। तो थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग की। फिर मुझे स्पोर्ट्स कवर करने का मौका मिला। मैं सहारा समय के नेशनल चैनल में शिफ्ट कर दी गई, तो वहाँ पर मुझे अगेन स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग, एंकरिंग, डेस्क का काम, बुलेटिन बनाना, तैयार करना, वो सब सीखा मैंने। फिर वहाँ से करते करते आई मूव टू न्यूज़ 18 से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया एक चैनल हुआ करता था। फिर द क्विंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब टाइम्स इंटरनेट, इंडिया टाइम्स, इंडिया टुडे, फिर किसान तक। तो बहुत सारे लेवल पार करके यहाँ तक पहुँची हूँ। ओके। मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से लेकर के अभी किसान तक एंड देन किसान इंडिया? तो टेक्निकली दोनों ही ग्राउंड पे खेले जाते हैं, ग्राउंड पे मैचेस होते हैं, ग्राउंड पे किसान खेती करता है, एंड दोनों के ही पसीने छूट रहे होते हैं, धूप में खेलना पड़ता है। एंड जर्नलिज्म स्पोर्ट्स में शायद ग्राउंड पे होती है या अब बहुत ज़्यादा नहीं होती। ग्राउंड रिपोर्टिंग बजट्स कट कर दिए गए हैं। लेकिन हाँ, मतलब 2010 में तो हर चीज़ ऑन ग्राउंड कवर होती थी। और जिस साल मैं स्पोर्ट्स कवर कर रही थी इत्तेफाक से उसी साल क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उसी साल फुटबॉल वर्ल्ड कप था, फिर IPL भी मुझे कवर करने का मौका मिला। और वो क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था, हिंदुस्तान में हो रहा था। सो आई वॉज वेरी लकी टू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एट दैट पॉइंट। मुझे हर चीज़ ऑन ग्राउंड कवर करने का। अच्छा, उस साल
कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे, सब कुछ so, सब कुछ हुआ था। तो मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स भी कवर किए थे। तो सडनली जो बिल्कुल भी खेल कूद से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसने कभी एक फुटबॉल मतलब कभी एक बॉल नहीं उठाई, कभी कुछ नहीं करा, एक बल्ला नहीं उठाया, उसको सडनली आर्चरी भी देखने को मिल रही थी, उसको सडनली शूटिंग रेंज भी जाने का मौका मिला। सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। काफ़ी मतलब नर्वस भी रहती थी मैं, बट इट वाज वेरी एक्साइटिंग। एंड टीम बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। तो सारे लोग मुझे, आई वॉज दी ओनली गर्ल इन द टीम, 14 लोगों की टीम थी। तो सारे सीनियर्स जूनियर्स साथी जितने भी लोग थे सब कवर अप, एवरीबडी वुड कवर अप फॉर मी, एवरीबडी वुड सपोर्ट मी। सो या इट वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ फन। फिर वहाँ से धीरे धीरे आई मूव टू प्रोग्रामिंग, अदर थिंग्स, एंड देन फाइनली ब्रांडेड कंटेंट, रेवेन्यू, सेल्स। सो ओके। तो मैम मैं थोड़ा सा आपके जर्नलिज्म वाले फेज की तरफ जाऊंगा कि जो आपकी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की जो जर्नी थी उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, मतलब क्या डिफरेंस आपको दिखा जब आप पढ़ रही थी एंड जब आपने ज्वाइन किया, तो ऐसा क्या जो आपको नया दिखा कुछ? स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत फन मज़ेदार चीज़ होती है। वो इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आमतौर पे वही लोग आते हैं जिनका खेल से जुड़ाव होता है। और इंडिया में स्पोर्ट्स का मतलब एटलीस्ट टीवी की अगर उसमें मैं कहूँ तो इट्स मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स क्रिकेट। तो क्रिकेट तो भाई सब देखते हैं, सब बड़ा एंजॉय करते हैं। सो जितने भी एंकर्स रिपोर्टर्स होते हैं उनके लिए काम कम और फन ज़्यादा होता है। मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं खेल से उस तरह से आई एम नॉट inclined towards sports like that. So मेरे को हर चीज़ स्क्रैच से सीखनी थी। मतलब मुझे सिर्फ इतना पता था क्रिकेट में कि बाउंड्री क्या, छक्का चौका, इसके अलावा कुछ नहीं पता था कि चलो ये आउट हो गया, ये नहीं। अब उसके बाद मतलब ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सो वो टेक्निकल मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि मैं एक एक टेक्निकलिटी समझूं। उसके बाद जब कॉमनवेल्थ गेम्स में गए तब तो बिल्कुल ही हवा टाइट हो गई, क्योंकि हमें बचपन से ओलंपिक स्पोर्ट्स के बारे में उस तरह से सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता। शूटिंग के क्या रूल्स हैं, कबड्डी आपने घर में बच्चों एज अ किड बहुत खेली है, लेकिन उसके टेक्निकल रूल्स क्या हैं। बैडमिंटन मैंने खूब खेला है बचपन में, बट उसके एग्जैक्ट रूल्स क्या हैं। आर्चरी, देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स। सो वो मतलब मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। बट देन अगेन लाइक आई सेड कि जहाँ चैलेंजेस होते हैं, जब आप नर्वस होते हैं, दैट्स द ओनली टाइम you're learning. So that's the only time you feel you're alive. You're nervous. So it was quite good. Okay. तो आपको उस समय क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज वगैरह भी लेने पड़ते थे? हाँ, वैसे? थोड़े बहुत लोगों के लिए मैंने। ओके। आई रिमेम्बर ईशांत शर्मा का एक बार मैंने इंटरव्यू लिया था। बड़े लोगों में उस तरह से मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ जब IPL के लिए जाते थे तो हैदराबाद में ईशांत शर्मा का लिया था। सो हाँ मिल जाते थे, हो जाता था। ओके ठीक है। तो अब स्पोर्ट्स से लेकर के अभी फार्मा पे आ जाते हैं। तो अभी आप वैसे रूरल इंडिया को कैसे देखती हैं? मैंने सहवाग का भी इंटरव्यू किया था। अच्छा, सॉरी एनीवे हाँ यस हाँ जी क्या जी नहीं अच्छा है। मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स से लेकर के अभी जैसे आप किसानी में आ गए, तो एग्रीकल्चर जो जर्नलिज्म है या रूरल इंडिया की जर्नलिज्म है, तो उसको कवर करते करते या उसके बारे में उसके साथ उस फील्ड में जो आपने काम किया बेसिकली, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिली और आप कैसे डिफाइन करते हो रूरल इंडिया को? रूरल इंडिया को कैसे डिफाइन करते हैं मतलब रूरल इंडिया यानी कि ग्रामीण भारत, वो मतलब एक तरह से देश की रीढ़ की हड्डी है। मैं और आप ये या जो भी हैं हमारे आसपास, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़े हैं। हम जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खेतों से ही आ रही है। सो एक तो 70% पॉपुलेशन भारत की रूरल इंडिया में रहती है। उसके अलावा जो रूरल इंडिया में नहीं रहते, जो शहरों में भी रह रहे हैं, या तो उनका वो रूरल इंडिया से आए हैं, या मतलब रूरल इंडिया से तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का जुड़ाव ना हो। सो आई सी इट लाइक द स्पाइन ऑफ इंडिया, बैकबोन ऑफ इंडिया। इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया। एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आज भी कल्चर, ट्रेडिशन, मेहनत, उपज और इतना सारा पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि अभी तक शायद हमने 1% पोटेंशियल टैप किया है रूरल इंडिया का। आई फील दैट देयर इज इमेंस पोटेंशियल इन रूरल इंडिया। तो हम कहाँ से अभी मतलब देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। ओके
नाइस। तो आप कभी जैसे रूरल इंडिया में गए हो घूमने के लिए या फिर फॉर? नहीं, एक तरह से मैं रूरल इंडिया से ही हूँ। ओके। मतलब मैं पली बड़ी भले ही शहरों में हूँ, लेकिन नेटिवली हम लोग रानीखेत अल्मोड़ा साइड से हैं। तो रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड में एक कैंटोनमेंट टाउनशिप है रानीखेत। अल्मोड़ा एक दूसरा, ठीक है, बड़े मतलब बड़ी जगह है, लेकिन गाँव मतलब हम बचपन से छुट्टियां हमेशा रानीखेत, मतलब ननिहाल रानीखेत था, अल्मोड़ा में दादी हैं, तो बचपन से वही रहा है। उत्तराखंड में उस तरह से खेती बहुत ज़्यादा नहीं होती, हॉर्टिकल्चर ज़्यादा है, टेरेस फार्मिंग ज़्यादा है, बट मैं तो बचपन से ही रूरल इंडिया से जुड़ी हुई हूँ। ओके। एंड किसान इंडिया शुरू करने के पीछे का मकसद क्या था आपका फिर? किसान इंडिया का मकसद सबसे बड़ा यही है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें। पहली बात तो मुझे और जो मेरे को-फाउंडर, जो किसान इंडिया के को-फाउंडर हैं, शैलेश चतुर्वेदी, हम दोनों को ऐसा लगता है कि कृषि से जुड़े हुए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। एक ज़माना था जब डीडी किसान लोग रेगुलरली देखते थे, कृषि दर्शन आता था। आज की डेट में खेती को, किसानी को, रूरल इंडिया को, किसानों की प्रॉब्लम्स को जितनी फुटेज शायद जितना एयर टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो धीरे धीरे गाँवों से कटता जा रहा है। सिर्फ दिल्ली की खबरें, बॉम्बे की खबरें, यही। और इसलिए क्योंकि आज की डेट में शायद उतने बजट्स नहीं है कि रिपोर्टर्स, देखिए आप ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसे करेंगे जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे, वहाँ की समस्याओं को कैसे समझेंगे। सो अब धीरे धीरे क्योंकि कॉस्ट कटिंग लगातार हो रही है, इंडस्ट्रीज घाटे में हैं, तो कॉस्ट कटिंग की वजह से ग्राउंड रिपोर्ट्स कम हो रही हैं, लोग कम रिपोर्टिंग गाँवों से कम हो रही है। जब तक आप गाँव में जाएंगे ही नहीं तो दिल्ली में बैठकर तो आप थोड़ा बहुत क्यूरेशन या जितना जो आ रहा है उतना ही कवर कर सकते हैं ना। सो उस तरह की कोई पहल किसी चैनल से या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया से आपको कभी दिखी पिछले 5 साल में? कुछ ऐसा याद हो आपको जो गाँव में जाकर कोई बहुत बड़ा कैंपेन किसी ने किया हो? That hasn't happened, and there are very few players who are doing it, and there is immense amount of potential. मतलब अर्बन तो सैचुरेट हो चुका है, जो फ्यूचर है वो रूरल ही है। बिल्कुल। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्मार्टफोन मार्केट हो, कुछ भी हो, द फ्यूचर इज रूरल। करेक्ट। सो while everybody is moving to rural, all the investors are looking at rural as a very very potential partner। कवरेज उस तरह की नहीं मिलती रूरल को। किसानों की बात कब होगी? जब वो धरने पे बैठेंगे, किसान आंदोलन है, और जबकि वो एक एरिया के किसान हैं, एक जगह का मसला होगा। लेकिन ठीक है, आप कर्नाटक के किसानों की बात नहीं करते, आप दूसरे जगहों की बात नहीं करते। सो वी थॉट दैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करें जो डिजिटली किसानों से कनेक्ट करे, बड़े स्तर पे कनेक्ट करे, और एक ऐसा माध्यम हो जो सरकार, प्राइवेट प्लेयर्स और किसानों तीनों के बीच की एक कड़ी बने। क्योंकि अकेले किसानों की बात सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, अकेले सरकार की योजनाएं चलाने का कोई फायदा नहीं। देयर हैज टू बी अ प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स एवरीबडी, सो यस, द आइडिया वाज टू बिकम द वॉइस ऑफ रूरल इंडिया। ओके मैम, अभी आपने बोला कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सिंस उनकी बजट शॉर्टेज रहती है, कॉस्ट कटिंग रहता है, तो कहीं ये ऐसा नहीं जैसे बॉलीवुड में जो मेन एक्टर है वो ज़्यादा पैसे ले जा रहा है तो बाकियों को नहीं मिल रहा है, वैसे ही मेन एंकर ज़्यादा पैसे ले जा रहा है तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पैसे नहीं बच रहे, फिर ऐसा ही कुछ है? बड़े एक्टर को ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? ऑब्वियसली फेस है उनका, इसलिए नहीं, वो सिर्फ फेस है इसलिए वो मूवी चलाते हैं बेसिकली, इसलिए। एग्जैक्टली। सिनेमा हॉल तक खींच कर लाने के लिए, देखिए अगर मैं और आप किसी को सिनेमा हॉल तक खींच कर ला पाएं, या आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आप व्यूअर्स को अपने पॉडकास्ट तक खींच कर ला पाएं, देयर इज अ वैल्यू अटैच्ड टू इट, राइट? लेकिन अगर आप लोगों को खींच कर ना ला पाएं, देयर इज नो वैल्यू अटैच्ड टू इट। बिल्कुल। तो एंकर्स की अगर वैल्यूएशन, कुछ एंकर्स की वैल्यू ज्यादा है, देयर इज अ रीजन अटैच्ड टू इट। उनका इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फेस वैल्यू, अगर लोग आपको देख रहे हैं, आपके चैनल को आपकी वजह से देख रहे हैं, why shouldn't they be paid more? मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लोग काम नहीं करते, जी। सब करते हैं, बट ये कहना कि उनको ज्यादा मिल रहा है, बाकियों को कम, और उनकी वजह से बाकियों को कम मिल रहा है, ये गलत है मुझे लगता है। नहीं, मतलब उसकी वजह से कम तो नहीं बोलूँगा मैं, बट ये कि कॉस्ट तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज होता है ना। तो अगर एक जगह ज़्यादा पैसा जा रहा है तो उसकी वजह से जो एसेंस है, जो न्यूज़ का जो एसेंस होता है वो है खबरें दिखाना, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाना, तो वो कहीं ना कहीं कम तो हो ही रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाना कम हो रहा है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है लेटेस्ट वो ये है कि आप 5 बजे से लेकर 10 बजे तक करीब डिबेट चलती है। जी। सो यस, आई एग्री। इनफैक्ट मतलब इसमें तो कोई मतभेद ही नहीं है कि कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि ग्राउंड रिपोर्ट्स कम हुई है।
अब ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो मैं भी मानती हूँ। बाकी आप अपने माध्यम से लोगों को न्यूज़ चैनल के मालिकों को कहिए कि वो ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएं। जी जी। तो ये है, मैं मालिक को ही बोल रहा हूँ। नहीं हम तो बहुत जी जी। नहीं हम तो बहुत दिखाते हैं। जी, हम तो मतलब टचवुड, किसान इंडिया इज़ फेयरली न्यू एंड इसके बावजूद हमारी जो व्यूअरशिप है वो लगातार मल्टीफोल्ड बढ़ रही है, एंड देयर इज अ रीज़न। मतलब देखिए, अगर कोई खबर खेती किसानी से जुड़ी है तो उसको मेरे और आपके लोग जैसे लोग शायद नहीं देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि वो व्यूअरशिप तो गाँवों से ही आ रही है। तो किसान, ये एक मिथ है कि इंटरनेट गाँवों तक नहीं पहुंचा है या किसान यूट्यूब पर नहीं है। किसान बिल्कुल यूट्यूब पर है, किसान बिल्कुल फेसबुक पर है, किसान व्हाट्सएप पर है। सो एंड किसान अपने मतलब की चीज़ मुझसे आपसे पहले देखेगा। अगर मतलब पीएम की कोई योजना आ रही है, अगर कहीं से पैसा रिलीज होना है, उसके मतलब की चीज़ें, देन किसान इज मतलब इंडियाज फार्मर इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इट्स वेरी हाउ डू आई से कि उसको मुझसे और आपसे ज़्यादा समझदार है। बिल्कुल, अपने काम के बारे में वो हमसे बहुत अच्छा जानते हैं। बिल्कुल जी। तो मैम, अभी किसान इंडिया का वैसे बिजनेस मॉडल क्या है फिलहाल? बिजनेस मॉडल लोगों के, देखिए we are fairly new, so फिलहाल making money is not even remotely on our mind. Okay. हमारा ये कतई नहीं है कि हम पहले साल में पैसा कमाएं। हमारा मकसद बस इतना है कि एटलीस्ट हमारी लागत निकल जाए, थोड़ी बहुत लागत निकल जाए, जिससे हम अपनी टीम की सैलरी, हम अपना प्लेटफॉर्म चला सकें बेसिकली। तो उसके लिए हम पार्टनर्स को अप्रोच करते हैं। और ऐसे पार्टनर्स जिनके साथ हम मीनिंगफुल कंटेंट कर पाएँ। देखिए, अगर मिट्टी की सेहत पर मुझे कोई बात करनी है और अगर कोई फर्टिलाइजर कंपनी हमें सपोर्ट कर दे तो फिर इससे बेहतर क्या हो सकता है जी। अगर असली और नकली खाद, बीज, पेस्टिसाइड के बीच में फ़र्क करने पर कोई कैंपेन है जो अब हम चलाने वाले हैं, उसमें अगर हमें सपोर्ट मिले जो हमें मिला, तो उसके लिए अगर कोई कंपनी मुझे सपोर्ट कर दे, देन इट्स अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस। उस कंपनी का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। एंड येस, टू सस्टेन आवरसेल्व्स वी डू लुक फॉर फाइनेंशियल एड फ्रॉम आवर पोटेंशियल पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रांडेड कंटेंट या फिर बैनर्स हो गए वगैरह। ओके। तो अभी आप किसान इंडिया को क्या रूप देना चाह रहे हो आगे नेक्स्ट 2-3 सालों में? किस तरीके से लोग जाने किसान इंडिया को? किसान इंडिया को हम चाहेंगे कि लोग किसानों की आवाज़, गाँवों की आवाज़, ग्रामीण इंडिया की आवाज़ की तरह से ही जाने, द वॉइस ऑफ रूरल इंडिया। इसके अलावा उसका कोई और मकसद नहीं है। अगर ज़रा सा भी हम भटकते हैं तो फिर तो उसका कोई मायना ही नहीं बचता। It's a platform that is built, that is created for farmers to help the rural India and to become a bridge between the government, private players and the farmers of India. यही एक उद्देश्य है। और मतलब हमें लगता है कि अगर हमारी किसी पहल से, हमारी किसी खबर से अगर कुछ घरों में भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन कम हो जाए, किसी किसान की फसल बच जाए, किसी को कोई फ़ायदा हो जाए, देन हमें लगेगा कि हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। ओके। मैम, ये जब आपने कंपनी फॉर्म किया अभी किसान इंडिया, तो कल्चर वाइज, प्रोसेस वाइज क्या क्या इम्प्लीमेंट किया जो कि मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया से भी अडॉप्ट किया होगा आपने, कुछ आपने इनोवेट भी किया होगा, तो उन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताएंगे तो? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, जब बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज कुछ करती हैं तो वो बहुत सारी एजेंसीज हायर करती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। हमारे लिए इट वाज अ वेरी पर्सनल प्रोजेक्ट। ओके। पहली बार कुछ कर रहे थे, छोटी टीम के साथ शुरुआत कर रहे थे, कम पैसों के साथ। इट वाज लाइक अ स्टार्टअप। तो जैसे आप अपना कोई घर बनाते हैं तो आप कैसे बनाते हैं? एक ईंट जोड़कर आप बाथरूम की टाइल भी खुद सेलेक्ट करते हैं, किचन की चिमनी आप खुद सेलेक्ट करते हैं। सो इट्स बीन दैट पर्सनल फॉर अस कि हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ में शैलेश एंड आई हैव बीन एक्सट्रीमली इन्वॉल्व्ड, फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट। चाहे मतलब अगर किसी के सो मच हो कि अगर लैपटॉप के मतलब वायर की भी कोई प्रॉब्लम है, सो वी बीन, वो होता है ना कि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो सब्जी लाने से लेकर, खाना बनाने से लेकर, परोसने से लेकर, बर्तन धोने तक आप ही हैं। जी। सो इट्स बिन लाइक दैट फॉर अस। एंड हमने, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ रहे हैं इतने लंबे साल तक, मतलब मैं काफ़ी साल तक, शैलेश तो मुझसे भी काफ़ी सीनियर है, तो हमें एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता है। सो चाहे पॉश को एग्जीक्यूट करना हो या फिर टीम में मेल फीमेल रेशियो को बैलेंस आउट करना हो, वी बीन वेरी वेरी थॉटफुल अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ओके।
और प्रोसेसेस मैम डिज़ाइन करना, लाइक न्यूज़ जो आप प्रोसेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्राउंड रिपोर्टिंग हो या फिर लेट्स से कि जो खबरें आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो प्रोसेस को स्मूथ कैसे बना रहे हो आप लोग कि न्यूज़ जो है वो स्मूथली पहुंच भी जाए और जो एम्प्लॉय है उसको हैसल भी ना करना पड़े? नहीं, एम्प्लॉयज़ को पूरी तरह से तो हैसल फ्री नहीं छोड़ सकते, थोड़ा तो हैसल करना पड़ेगा। थोड़ा तो, अब आज 15 अगस्त है लेकिन आधी से ज़्यादा टीम काम कर रही है। ये तो मीडिया का देखिए रूल है, ये तो होता ही है। लेकिन हाँ, बहुत सारे तरीके हैं उसके। वायर की जो मतलब जो एजेंसीज होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली रूरल न्यूज़ के मामले में आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से बहुत कम खबरें आती हैं। सो इट इज़ वेरी सेलेक्टिव, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट। तो रूरल इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, बाकी मेन स्ट्रीम खबरों के लिए ठीक है, लेकिन रूरल इंडिया के लिए अगर आप कोई प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं, देन यू हैव टू हैव अ डेडिकेटेड टीम जो ग्राउंड पर भी काम करेगी, जो खबरें क्यूरेट भी करेगी, जो सोशल मीडिया भी लगातार उसको भी मॉनिटर करेगी। सो मतलब गवर्नमेंट का सोशल मीडिया वगैरह। सो इट्स वेरी मतलब खबरों को बड़ी नाजुक बड़े मतलब बारीकी से आपको क्यूरेट करना होता है, वेरीफाई करना होता है। अक्सर हमारी एक रिपोर्टर्स की टीम है, तो लोगों को कॉल करके वेरीफाई भी करना होता है। सो जो यूजुअल प्रोसीजर्स होते हैं, इट्स मोस्टली दैट। ओके। और मैम जैसे टीम अलॉटमेंट अगर करना हो तो जैसे आपने कहा कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गवर्नमेंट के, उसको मॉनिटर करना पड़ता है, देन थोड़ा बहुत। हाँ, तो वो टीम अलॉटमेंट कैसे करते हो, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं वैसे? वीडियोस की टीम अलग है और टेक्स्ट की टीम अलग है। एंड वीडियो की टीम ही मतलब सोशल मीडिया बाकी इज लाइक अ मिक्स जॉब बिटवीन द टीम। सोशल मीडिया हैंडल्स जो हमारे हैं उनको देखना, टेक्स्ट टीम अपना अपडेट कर दे। उसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, तो उसमें टेक्स्ट टीम अपनी व्हाट्सएप की अपनी स्टोरीज डाल दे। सो ओके। और अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप लोग प्रेजेंट है? There's YouTube, there's a website called kisanindia.in. उसके अलावा Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn और WhatsApp। ओके। और कहाँ पे कितना क्राउड आ जाता है? सोशल मीडिया पे अभी उतना ज़्यादा engagement नहीं है, because we are fairly new, but it's picking up and it's picking up fast, especially on WhatsApp. It's picking up really fast. ओके, WhatsApp पे जी। और आपकी वेबसाइट पे कितना क्राउड आ जाता है? आ जाता है। अच्छा, अभी मतलब इट्स नॉट दैट गुड यूट्यूब जितना? इट्स फेयरली न्यू, बट आ जाता है, ठीक ठाक आ जाता है। बट हाँ, यूट्यूब के मुकाबले यूट्यूब से हम कंपेयर नहीं कर सकते। यूट्यूब पे द एंगेजमेंट इज फिनोमिनल, इट्स फिनोमिनल एंड इट्स ग्रोइंग रियली फास्ट। मैं शायद अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया ही था कि पिछले महीने भी क्लॉक्ड अराउंड 2 करोड़ व्यूज। तो 18 मिलियन 19 मिलियन ये नंबर्स किसी मतलब खेती से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है। सो वी आर नॉट जस्ट द लार्जेस्ट इन इंडिया, आई थिंक वी आर द लार्जेस्ट अक्रॉस द ग्लोब एज अ मीडिया प्लेटफॉर्म। इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हो सकते हैं, लेकिन एज अ मीडिया प्लेटफॉर्म वी आर डेफिनेटली द लार्जेस्ट। एग्रीकल्चर में तो इंडिविजुअल भी शायद ही होंगे? नहीं, एग्रीकल्चर में है यूट्यूबर्स हैं। जैसे कोई एक आध? नहीं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर बेस है, मतलब 5 मिलियन 6 मिलियन तक का सब्सक्राइबर बेस है। एंड और वो ये फार्मिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं? नहीं, ये नहीं पता था मुझे कि इतना बड़ा व्यूअर बेस है उस डायरेक्शन में। है बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हैं, मतलब उतने नहीं है जितने फैशन या सिनेमा से जुड़े हुए होंगे, लेकिन खेती में भी यूट्यूबर्स हैं ऑफ कोर्स। ओके। और मैम अभी किसान इंडिया की यूएसपी क्या डिज़ाइन कर रहे हो आप? यूएसपी यही है कि किसानों तक सारी खबरें पहुंचाई जाएं, मतलब anything and everything that falls under the spectrum of Indian agriculture has to reach the Indian farmers। और साथ ही साथ ये भी कोशिश रहती है कि किसानों की जितनी दिक्कतें हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं। जैसे अभी हमने एक कैंपेन शुरू किया है, मेरी आवाज़ सुनो, जो महिला किसानों से जुड़ा हुआ है। तो हम कोशिश करें, अभी हमने महाराष्ट्र स्पेसिफिक शुरू किया है और शुगर केन फार्मर्स को हमने टारगेट किया है, क्योंकि खेती इतना बड़ा इतना बड़ा सेगमेंट है कि उसमें अगर सारे महिला किसानों की बात करेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगी बात। तो हमने बहुत ही स्पेसिफिक एक स्टेट चुनी है, उसमें शुगर केन बेल्ट चुनी है, वहाँ की महिला किसानों से हम बात कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, टू अंडरस्टैंड कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो दैट वी आर कॉन्स्टेंटली ब्रिंगिंग टू आवर प्लेटफॉर्म। उस पर लगातार वीडियोज़ हो रहे हैं एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मतलब गांव में जाकर पता चलता है कि हमें ऐसे लगता है ना कि गांव के लोग अनपढ़, इनको क्या पता होगा। उनको पता है कि भाई मैटरनिटी लीव होती है, पीएफ कटता है, या इट्स इंटरेस्टिंग टू इंटरेक्ट विद देम। जलगांव के पास एक गांव है
उसका नाम मैं भूल रही हूँ, मैं नाम भूल रही हूँ, बट जलगांव से करीब 2 घंटे की दूरी पर एक गांव है, वहाँ पर मैं कुछ महिला किसानों से मिली और ज़्यादातर की मांग यही थी कि भाई हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें लास्ट डे तक खेत में काम करना पड़ता है, डिलीवरी के बाद बच्चे के साथ हमें खेतों पे लौटना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लेबर लगाते हैं तो लेबर बहुत महंगी पड़ती है या फिर मिलती ही नहीं है, मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। जबकि मैं अपनी बेटी को सरकारी नौकरी में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि सरकारी नौकरी में आपको पेड मतलब लीव भी मिलती है और पेड लीव मिलती है। सो यू नो दैट इट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, इट वाज लाइक एन आई ओपनर फॉर मी टू नो कि यहाँ की महिलाओं को पीएफ पता है, यहाँ की महिलाओं को मैटरनिटी लीव क्या होती है ये पता है। फिर कुछ बेसिक मूलभूत प्रॉब्लम्स की उन्होंने बात की कि जैसे गन्ने के खेत बहुत ऊंचे होते हैं तो अंदर जाने में सांप बिच्छू का डर होता है, रेप केसेस आर ऑन द राइज। इसके अलावा बारिश बहुत ज़्यादा होती है उन इलाकों में तो फिसल जाते हैं, जाने में दिक्कत होती है, स्ट्रीट लाइट चली गई तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। सो ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑन टू आवर प्लेटफॉर्म सो दैट इट रीचेज अ लार्जर ऑडियंस एंड एटलीस्ट देयर इज सम नॉइज अबाउट इट, वी आर होपिंग दैट इट रीच द गवर्नमेंट, सो इससे शायद कुछ अवेयरनेस ज़्यादा हो। और मैम अभी आपको वैसे क्या लगता है एवरेज अगर मैं बात करूँ किसान की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 2-3 प्रॉब्लम अगर मैं पूछूं। देखिए वैसे तो किसानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए शायद एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा तो सबके साथ लेकिन नहीं, चाहे आप एमएसपी का मुद्दा ले लें, पानी का मुद्दा, सिंचाई का मुद्दा ले लें, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा ले लें, मतलब मसले तो अनगिनत हैं और हर मसला मतलब कोई भी मसला छोटा नहीं है। खेती में ज़रा सी चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे पर्सनली जो एक चीज़ लगती है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती वो ये कि जो अगली जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो खेती से नहीं जुड़ी। सो जितने भी किसान हैं, आप किसी भी किसान से अगर बात करेंगे तो उसकी 5 एकड़ ज़मीन होगी, खेती होगी, लेकिन वो अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता, और अगर बेटी है तो उसको किसान घर में देना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि इनसिक्योरिटी इनकम स्टेबिलिटी नहीं है। और हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। हर किसान को लगता है कि अरे नहीं मैडम 10,000 रुपये की चपरासी की नौकरी कर लेगा शहर जाके, लेकिन खेत में नहीं लगाऊंगा। व्हेन आई टॉक टू देम आई टेल देम अरे इतना बड़ा खेत है आपका, 5 एकड़ का खेत है, तो ही इज़ लाइक नहीं क्या करना है, मैं वो शहर जाके मतलब वो चपरासी बनाने को तैयार है, अपने एक ज़मींदार अपने बच्चे को चपरासी की नौकरी देने को तैयार है, लेकिन वो खेत से नहीं जोड़ना चाहते एंड बच्चे भी उस तरीके से खेती से नहीं जुड़े हैं। सो व्हाट आई सी एज अ बिग क्राइसिस इन द फ्यूचर इज कि ये वाली जनरेशन तो चलो निकल गई, आज से 20 साल बाद क्या होगा? आज से 20 साल बाद खेती से उस तरह से लोग ही जुड़े हुए नहीं होंगे, तो फिर हम खाएंगे कैसे? दैट्स अ ह्यूज मतलब पीपल आर नॉट टॉकिंग मच अबाउट इट कि भाई सीए का बेटा सीए बनता है, लॉयर का बेटा लॉयर, डॉक्टर का डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, व्हिच आई सी एज अ ह्यूज थ्रेट। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मोहनजोदाड़ो आपने देखी है? अच्छा, तो मोहनजोदाड़ो फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, आई थी, उसमें भी यही दिखाया गया था कि किसान परेशान है। अच्छा। देन जोधा अकबर, उसमें भी किसान परेशान था, लगान में भी परेशान था, स्वदेश में भी परेशान था, और अभी जवान आई 2024 में, वहाँ भी किसान परेशान है। तो ये परेशानी मोहनजोदाड़ो के टाइम से चल रही है, अभी भी चली रही है, तो क्यों ऐसा इवॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है वो सिस्टम? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप गाँव में जाएंगे तो यू विल रियलाइज़ कि खेती बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है पिछले कुछ सालों में। इनफैक्ट ओवर डेकेड्स थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। टेक्नोलॉजी गाँवों तक पहुंची है। पहले सोच भी नहीं सकते थे कि ड्रोन से स्प्रे हो पेस्टिसाइड्स का, लेकिन आज बहुत सारे गाँव में ड्रोन से स्प्रे हो रहा है। सो काम बहुत हुआ है, सरकार की तरफ से भी और किसानों में भी जागरूकता बहुत आई है। सो दे आर वेरी इवॉल्व्ड एंड वेरी वेरी अवेयर, बट येस देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। दिल्ली अभी बहुत दूर है। सो ये मैं मानती हूँ कि और ऐसा नहीं है कि सारे किसान गरीब हैं। भाई आप पंजाब के किसानों से मिलिए, ऐसा नहीं है कि हर किसान गरीब है। वो एक छवि बनी हुई है दिमाग में कि किसान है तो दुखी ही होगा। नहीं, ये इनकम स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। लेट्स से कि कोई छोटा किसान ही है, जैसे आपने कहा कि किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता बिकॉज ऑफ इनकम इंस्टेबिलिटी, तो वही बात है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इनकम स्टेबिलिटी। अब जैसे वो एक बड़ा मसला है, आई एग्री, बट जैसे पंजाब के किसान हैं,
अब उसमें अगर कोई बहुत रईस किसान भी है तो भी वो अपने बच्चे को US या UK पढ़ने के लिए भेज देगा, लेकिन वो उसको खेती से नहीं जोड़ेगा। हो सकता है वो अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहा हो, बड़ा एक्सपोर्टर हो या जो भी हो, या लेबर लगा के खेतों, ही इज मेकिंग गुड मनी, बट इट्स ऑल्सो अबाउट अ माइंडसेट कि जैसे आपने कहा ना कि हर फिल्म में किसान को गरीब ही दुखी दिखाया जाता है, पुलिस को करप्ट, नेता को करप्ट किसान तो वो एक स्टीरियोटाइप भी है। मतलब आप थोड़ा सा ग्लोरीफाई भी करने की जरूरत है खेती को। आई फील कि आज की डेट में हमने खेती को बहुत ज्यादा उसको उतना रिस्पेक्टेबल और इतना ग्लोरीफाइड वे में नहीं दिखाया है। बाकी ऐसा नहीं है, मुझे तो लगता है कि नौकरी से लाख गुना बेहतर है कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आप खेती कीजिए, और बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं। आप एक ही जगह पे 3 अलग अलग किस्म की खेती कीजिए, आप एक्सपोर्ट कीजिए, और बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अलावा आप सिर्फ धान गेहूँ मत उगाइए, आप कुछ और उगाइए, जो थोड़ा कोई फ्रूट्स उगा लीजिए जो ज़्यादा कैश क्रॉप हो गए, एग्जैक्टली उस तरीके की चीज़ें उगा लीजिए, ड्रैगन फ्रूट वगैरह वगैरह। खैर ये बहुत सारी चीज़ें मौसम पर भी डिपेंड करती हैं, इट्स इजी टू से इट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट थोड़ा सा खेती को ग्लोरीफाई करने की भी ज़रूरत है। जिनके पास पैसे हैं वो भी अपने बच्चों को अगर किसान नहीं बनाना चाहते, खेती से नहीं जोड़ना चाहते, तो इसका मतलब कि सिर्फ पैसा एक वजह नहीं है। जी हाँ, अभी रिसेंट में कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स आए निकल के, जिन्होंने कि खेती को ही अपना स्टार्टअप बना लिया, और वो ईयरली 2 करोड़ से 10 करोड़ 15 करोड़ तक की रेवेन्यूज टारगेट हिट कर रहे हैं आराम से। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं नाबार्ड का डेटा का बात करूं तो नाबार्ड के डेटा के अकॉर्डिंग एवरेज फार्मर जो है उसकी जो फार्मिंग से इनकम है वो करीब 4,500 रुपये है अभी मंथली। और अगर एवरेज फार्मर फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, एंड अगर मैं उसके सारे इनकम्स की बात कर लूँ, लेट्स से कि उसके पास गाय भी है, उसके पास में कोई दूसरा काम भी है, मजदूरी भी करता है वो साथ में, तो उसका कुछ 13,600 समथिंग मंथली इनकम आता है। तो क्या ये सफिशेंट अमाउंट है अब जो ये आपने देखा उसके हिसाब से? सफिशेंट तो आपको भी पता है कि नहीं है। सफिशेंट तो खैर नहीं है, लेकिन ग्रोथ हो रही है लगातार। ओके। और ये जो डबल इनकम की जो स्ट्रैटेजी है फिलहाल, या गोल कह लीजिए, जो गवर्नमेंट अभी फिलहाल चला रही है, उसमें ग्राउंड पे क्या देखने को मिलता है? नहीं, ग्राउंड पे ये देखने को मिलता है कि ग्रोथ तो डेफिनेटली आई कैन एटलीस्ट व्हेनेवर आई हैव विजिटेड अ विलेज आई हैव विटनेस्ड ग्रोथ, दैट इज फॉर श्योर। और डबल इनकम की बात कोविड से पहले हुई थी, गोल एक रखा गया था लक्ष्य। कोविड उसमें एक थोड़ा सा बाधा बना, जिसिकी वजह से और कोविड के टाइम पे एग्रीकल्चर सबसे बूम पे था, क्योंकि वही इकलौता सेगमेंट था जो चल रहा था, जो ग्रो कर रहा था। एग्जैक्टली। सिर्फ चल ही नहीं रहा था, ग्रो भी कर रहा था। एंड उस टाइम पे भी मतलब किसानों ने काम नहीं छोड़ा, खेती तो लगातार चल रही थी। डबल मतलब इनकम को डबल करने की बात कोविड से पहले हुई थी। कोविड की वजह से थोड़ा सा चीजें स्लो हुई, बट थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बट लाइक आई सेड अर्लियर कि दिल्ली अभी भी बहुत दूर है। मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की बात है। किसानों की बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी मतलब ठीक करने की, बेहतर करने की ज़रूरत है। इट विल टेक सम टाइम, बट आई थिंक वी विल गेट देयर, वी आर गेटिंग देयर। और आपको क्या लगता है ये जो फार्मर्स की जो असली हेल्प है वो गवर्नमेंट कर पा रही है, स्टार्टअप्स कर पा रहे हैं, या NGOs कर पा रहे हैं? क्योंकि NGOs भी बहुत एक्टिव है जो गवर्नमेंट के साथ में सोसाइटी में काम करते हैं काफ़ी। तो उस सेगमेंट में अगर आपने देखा, गवर्नमेंट तो सबसे ऊपर है। ओके। किसानों मतलब किसानों के लिए अगर कोई स्कीम लॉन्च करने की बात हो या फिर कोई भी दूसरी चीज़ हो, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली इज ऑन टॉप, और करना भी चाहिए सरकार को। अगर 70% आबादी हिंदुस्तान की ग्रामीण भारत में ही रहती है, तो दैट हैज़ टू बी अ फोकस एरिया फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, एंड इट इज़। गवर्नमेंट डेफिनेटली काम कर रही है। हाँ, साथ में NGOs से हेल्प मिलती है, बट गवर्नमेंट जो कर रही है उसके मुकाबले बाकी कोई भी कहीं स्टैंड नहीं करता। ओके। और बीइंग मीडिया प्रोफेशनल, मतलब हम या आप, तो हम क्या कर सकते हैं मतलब फार्मर्स के लिए खास करके? लाइक लेट्स से कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं अगर हम, तो किसान क्या देखना पसंद करते हैं? कि किसान क्या देखना पसंद करता है? देखिए, अगर ये हमें मतलब ये हमें समझ में आ जाए, तब तो फिर हर यूट्यूबर हिट हो जाएगा। कौन सा कंटेंट चलेगा, कौन सा नहीं, अगर ये समझ में आ जाए तब तो खैर सबके व्यूज करोड़ों में जाएंगे। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि किसान के मतलब की जो भी बात है,
कोई भी चीज़ जो किसान को डायरेक्टली बेनिफिट करती है या उसके मतलब की जो चीज़ है वो उसमें ज़रूर इंटरेस्टेड होता है. सो इट कुड बी, देयर इज अ रेंज, इट कुड बी एनीथिंग, बट अ फार्मर इज़ वेरी स्मार्ट. और जैसा मैंने कहा वो मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा समझदार है, तो वो अपने मतलब उसके मतलब की चीज़ होगा तो वो सबसे पहले दिखेगा. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. 2-3 चीज़ अगर, बहुत सारी चीज़ें हैं. आप चाहे मौसम की बात कर लीजिए, किसी स्कीम की बात कर लीजिए जो सीधे सीधे जुड़ी हो, तो फार्मर्स आर, क्यों आप क्या शुरू करने जा रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल? नहीं, बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोल रहा हूँ. ये सारी चीज़ें हैं जो. अच्छा, वैसे कंटेंट फॉर्मेट में क्या पसंद करते हो लोग? शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियो, क्राउड या बाकी चीज़ें, या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट पढ़ते हैं ज़्यादा? वो नहीं, टेक्स्ट कम पढ़ते हैं. डेफिनेटली वीडियो कंजम्पशन डेफिनेटली ज़्यादा होता है. शॉर्ट्स का कंजम्पशन बाकी वीडियोस के मुकाबले ज़्यादा हाई रहता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग फॉर्मेट नहीं होता. मतलब 5 मिनट 10 मिनट के वीडियोस भी खूब देखे जाते हैं. बट येस, शॉर्ट्स पे हमें इंस्टेंटली काफ़ी ठीक ठाक इंटरेक्शन, एंगेजमेंट मिल जाता है. ओके. और ये लेट्स से कि कोई एक पर्सन है, रूरल इंडिया से बिलोंग करता है, एंड उसको नॉट सिर्फ किसान बट रूरल इंडिया के लिए कुछ बनाना है, अगर कंटेंट क्रिएशन ही करना है उसको, तो रूरल इंडिया के इंसान को रूरल इंडिया के लिए बनाना है, तो फिर मैं और आपकी बात करें तो रूरल इंडिया वाले को ज़्यादा बेहतर पता होगा. वो रूरल इंडिया से आया है. नहीं, आपने जैसे स्टैट्स देखे होंगे ना आपके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो आपको पता होगा कि किस तरफ इंटरेस्ट है, कैसे काम कर सकते हैं. नहीं, अब रूरल इंडिया वाले बंदे, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट को वो लोग भी देखेंगे, रूरल इंडिया के लोग भी देखेंगे, तो उनको अगर कुछ इंसाइट मिल जाए, तो जैसे प्रशांत किशोर जी हैं फॉर एग्जांपल, तो वो अभी यही बोल रहे हैं कि हम बाहर से लोगों को वापस लाएंगे एंड उनको हम कंटेंट क्रिएशन में भी आगे लेके चलेंगे. तो अगर कंटेंट क्रिएशन को भी वो एक पेशा बनाना चाहते हैं बिहार के अंदर, दैट मीन्स कि उनको पता होना चाहिए वहाँ के लोगों को भी कि क्या चल रहा है. देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में घुसना है तो मुझे लगता है कि यू हैव टू गेट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ ट्रायल एंड एरर. मतलब गलती करने की आदत आप डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की भी आदत डाल दीजिए. धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ लोगों को कितनी पसंद आ रही है, कितनी चलती है. एंड इट्स वेरी डिफरेंट. मतलब एक इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर और एक मीडिया हाउस का जो व्यूअरशिप, जो ऑडियंस है, इट्स डिफरेंट. देखिए, जब आप इंडिविजुअल होते हैं तो लोग आमतौर पर आपको आपकी वजह से देखते हैं. लेकिन अब जैसे किसान इंडिया है, ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हमारे लिए तो अगर भाई आज 15 अगस्त है, अगर मोदी जी ने किसानों के लिए कुछ बोला, देन दैट हैज़ टू बी ऑन आवर प्लेटफॉर्म. माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर यू. हो सकता है अगर आप एक इंडिविजुअल यूट्यूबर हैं जो खेती से जुड़ा हुआ कंटेंट करते हैं, आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो. शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर कुछ कहा है तो हम तो it is news for us. Correct. So news is not relevant for a content creator who's into creative videos. Okay. You could do an opinion video or a fun video on vernacular languages. भाई अगर बिहार के लोग हैं, हो सकता है वो अपनी बोली पर कुछ करना चाहें. उनकी बोली बड़ी अलग होती है, So just saying that it's very different. You cannot compare oranges and apples and oranges. ओके. नहीं, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला आपने. इसी के साथ एक फॉलोअप क्वेश्चन कि जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट हैं और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, भले वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे काम करे, बात अलग है, लेकिन है तो वो कंटेंट क्रिएटर ही और जर्नलिस्ट ही है. तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अब तो हम लोग लगभग भूलते ही जा रहे हैं, तो वो उसके बीच का डिफरेंस समझा दीजिए. देखिए, जो एक पत्रकार है उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा है. अगर आप एक पत्रकार हैं तो आप गलत खबर नहीं चला सकते, आप बायस्ड न्यूज़ आपको नहीं चलानी चाहिए. यू कैन नॉट बी ओपिनियनेटेड, यू कैन नॉट गो रॉन्ग. कंटेंट क्रिएटर्स के साथ आजकल दिक्कत ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है. व्यूज़ के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दबाजी, व्यूज़ और उस तरह का मतलब आई फील कि मीडिया हाउसेस पर जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परहैप्स इट्स नॉट द सेम फॉर कंटेंट क्रिएटर्स. सो पहले मतलब हमें सोच के करना पड़ता था. आज मैं कहूँगी कि फ़िल्टर करने का जो प्रोसेस है वो व्यूअर्स को सोचना चाहिए कि आपको किसको देखना है, किसको नहीं देखना, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है. क्योंकि अगर आप किसी इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर को भी फॉलो कर रहे हैं, यू हैव टू बी श्योर दैट दिस पर्सन इज़ क्रेडिबल. इसकी बात मुझे सुननी चाहिए. ये अगर कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट है तो ये ब्रांड एंडोर्समेंट ठीक होगा. बिकॉज अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट प्लेयर्स आर डूइंग दैट ऑल्सो ना. तो बहुत सारे यूजर्स को तो पता भी नहीं चलता कि अरे ये तो ब्रांडेड पोस्ट थी. सो दे डोंट अंडरस्टैंड. विज़िवी मीडिया जिसके ऊपर बहुत सारे मतलब लेबल्स होते हैं, ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं, टू मेनी डूज एंड डोंट्स. So I think viewers, more than you and me, more than the creators, I think it's users who have to be a little more careful about who they're watching, who they're listening to.
उनको थोड़ा फिल्टर आउट करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई थिंक. अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो उस समय सेंस जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें, या जो बाकी इवन ट्विटर पे भी आजकल जब से वो पेड वर्जन आ गया ना ब्लू टिक का, तब से इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आया कि अभी मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे गांव पे लोगों को लगता है कि हम जीत चुके हैं. मतलब कि रुका नहीं है, हमने इस्लामाबाद फोड़ दिया है, हम जीत गए. आई नो इस टाइम पे वो जो मिसबिलीव आ जाता है ना फिर, तो वो क्योंकि वो तो रिलाई कर रहे हैं बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन पे जो भी हम दे रहे हैं उसके ऊपर. मैम, रूरल न्यूज़ वाइज सर्विसेज जो हैं वो अभी आप बता रहे थे पीछे, तो वो कितना एक्टिव है अभी फिलहाल इंडिया में? बहुत कम, वो बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती, बहुत कम हेल्प मिलती है, क्योंकि मतलब ना के बराबर रूरल से उस तरह की कवरेज, उस तरह की खबरें मिलती ही नहीं है. सो I don't think you can be dependent on Wire News for at least rural coverage. Okay. तो वो मैम कैसे आप लोग फिर करते हो, उस प्रोसेस को कैसे बना रखा है आपने? बहुत सारी चीज़ें लाइक आई सेड क्यूरेशन के थ्रू होती हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स होती हैं. You have to have a good stringer base across the country जो आपको रिपोर्ट्स भेजते हैं. So it's all that. अब लेट्स से कि किसी गांव में कोई इंसिडेंट हो गया एंड आपको वहाँ से रिपोर्ट चाहिए और कोई है नहीं वहाँ पे नोन में, अगर तो फिर क्या प्रोसेस फॉलो होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए? एक स्ट्रिंगर बेस तो होता ही है आपका. और अगर कोई बड़ी खबर है, जैसा आपने कहा, मतलब गांव में कोई बड़ा हादसा हुआ है, तो वो तो छपेगा ही छपेगा जी. तो you can always curate news also. Okay. But like I said कि हमारा प्लेटफॉर्म इज लेस टू डू विद, मतलब अगर गांव में कोई मर्डर हो गया है तो वो हमारे मतलब का है ही नहीं, हम उसको नहीं चलाएंगे. हमारे मतलब की चीज़ है कि भाई कीटनाशक कब, कैसे, कहाँ, कितना डालना है, मिट्टी की सेहत का ध्यान कैसे रखें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, खेती से जुड़ी हुई चीज़ें, असली नकली का फ़र्क कैसे समझें, मतलब नकली बीज और असली बीज का फ़र्क कैसे आप जानें. दैट इज़ व्हाट्स रेलेवेंट टू अस. सो गांव में अगर कोई मर्डर हो गया, उसको मुझे नहीं लगता हम चलाएंगे भी, हम कवर भी करेंगे. तो सिर्फ क्योंकि वो गांव में हुआ है डजंट मेक इट रेलेवेंट फॉर अस. मतलब गांव में नहीं, लेट्स से कि कहीं पे कास्टिज्म को लेकर के कहीं मर्डर हो गया अगर फॉर एग्जांपल के लिए, और वो जिसने किया है वो कोई बाहुबली एंड समथिंग, तो वो कवर होगा कि वो नहीं? मुझे अपनी एडिटोरियल टीम से पूछना पड़ेगा एक्चुअली. लेकिन ये बड़ी हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ऐसे जो चीज़ें होती है ना, चाहे वो कास्टिज्म को लेकर के हो, चाहे वो जितने भी मतलब मर्डर केसेस आते हैं उस टाइप के थोड़े से, जहाँ पे कि आप रेस की बात होती है, जहाँ पे कि कास्टिज्म की बात, लैंग्वेज की बात होती है, तो मोस्टली शहरों में तो थोड़ी कमी होती है, ये ज़्यादातर रूरल इंडिया में ही होती है. अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसको उठाया जाना चाहिए तो बिल्कुल उठेगा किसान इंडिया पर. अगर हमें लगेगा कि हमारे ऑडियंस के लिए रेलेवेंट नहीं है तो नहीं उठेगा. नहीं मैम, आगे नेक्स्ट 5 सालों में अभी फिलहाल आप डिजिटल मीडिया को कैसे देखते हो ग्रो करते हुए? एंड अगेन एक और ऐड कर देता हूँ, रूरल डिजिटल मीडिया अलग से, डिजिटल मीडिया एंड रूरल डिजिटल मीडिया. नहीं, आप 5 साल की बात कर रहे हैं. 5 साल तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है. अच्छा. क्योंकि मुझे तो लगता है कि हर महीने नए वर्जन्स आ रहे हैं चीज़ों के, हर महीने नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं. खेती इतनी बदल गई है, मतलब खेती, किसानी, चीज़ों को टारगेट करने का, मार्केट करने का तरीका इतना ज़्यादा, माध्यम इतने बदल गए हैं, हर चीज़, और वो इतनी तेज़ी से बदल रही है कि मुझे नहीं लगता कि हम 5 साल, मैं तो कह रही हूँ कि मतलब मुझे तो 1 साल में ही बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है. आपने 5 साल पहले सोचा था कि ड्रोन दीदी जैसा कोई कॉन्सेप्ट होगा कि मतलब जिसमें कीटनाशक का छिड़काव वैसे ऊपर हवा में ड्रोन से हो रहा होगा गाँव में? सो it's changing very fast, so I think चुटकी भी नहीं बजी मेरी. It's changing very fast, so I don't think we can we should talk about what happens 5 years later. मुझे तो लगता है कि ग्रोथ के मामले में, लाइक व्यूअरशिप जैसे बढ़ रही है, I think it's मतलब जितना मुझे अभी दिखा है कि 1 साल में अगर हमारी ये ग्रोथ है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एंगेजमेंट इज गोइंग टू बी वे हायर. और किसान, रूरल इंडिया ऑलरेडी स्मार्टफोन्स पर है, वो और ज़्यादा जुड़ेगा. आई थिंक डिजिटल इंटरेक्शन इज गोइंग टू पीक in the next 5 years. It's already at its peak actually. It's going to constantly grow. और हम ऑलरेडी देख रहे हैं ना. अब आप यही देख लो, किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो लोगों तक
अपना मैसेज पहुंचाने का तरीका कितना बदल गया है। ये किसान नेताओं को आज पता है कि कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देना है, फेसबुक पे क्या चलाना है, इंस्टाग्राम पे क्या चलाना है, सो आप ये देखो ना कि आंदोलन करने का तरीका तक कितना बदल गया। इवन दे आर सोशल मीडिया savvy टुडे, सो इफ दैट कैन चेंज देन गॉड नोज हाउ मच इट्स गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। चीज़ें बहुत बदलेंगी, पोटेंशियल बहुत है। आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट ग्रोथ, चाहे वो खेती में ग्रोथ की बात हो या फिर खेती से जुड़े हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ की बात हो। आई सी इमेंस पोटेंशियल। ओके, तो किसान इंडिया को आप किसान स्पेसिफिक देखती हैं या रूरल स्पेसिफिक भी देखते हैं? वेल किसान हमारा मतलब एक सबसे इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है, लेकिन यस किसान इंडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट कवर्स रूरल इंडिया। उसमें खेती किसानी आती है, लेकिन लाइक वी वर डिस्कसिंग बिफोर दिस पॉडकास्ट कि भाई हम तो ऐसे शोज भी करते हैं जिसमें हम किसानों को या रूरल इंडिया में जो लोग हैं उनको ये बता पाएं कि 10,000 से सस्ता मोबाइल अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें ये 3 इस महीने लॉन्च हुए हैं। सो इट्स नॉट जस्ट आई मीन एग्रीकल्चर इज अ ह्यूज पार्ट, फार्मर्स आर अ ह्यूज पार्ट, बट देन इट ऑल्सो टारगेट्स द एंटायर रूरल इंडिया। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट्स रेलेवेंट for rural India is going to be on Kisan India. मैम अभी ये इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के साथ में अभी ANI का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, पता है आपको? बेसिकली इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ने ANI के कुछ क्लिप्स को यूज़ कर लिया था, उनको पता नहीं था, कॉपीराइट इशू हो गया था। उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दिए थे 3 और देन उसके बाद उनको बोला कि आपको 50 लाख देने पड़ेंगे, 40 लाख देने पड़ेंगे, अदरवाइज हम आपका चैनल वापस नहीं करेंगे। 3 पे तो शायद सस्पेंड हो जाता है ना। हाँ, बट वो एक ड्यूरेशन आपको मिलता है कि आप सेटलमेंट कर लो आपस में। अच्छा। उसके लिए एक टाइम मिलता है, इसलिए तो अभी तो वो खैर केस चल रहा है। बट उस पर क्या व्यू है आपका कि ऐसे न्यूज़ वायर एजेंसीज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, तो अब इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को तो पता नहीं होता इस बारे में इतना कुछ। नहीं तो पता करना चाहिए जी। क्यों नहीं पता करना चाहिए भाई? अगर आप किसी दूसरे का सामान, आप क्या अपने पड़ोसी का सामान ऐसे ही बिना पूछे इस्तेमाल कर लेंगे, या आप किसी दुकान से ऐसे ही जाके अंडा ब्रेड उठा के ले आएंगे? नहीं, अगर आप किसी दूसरे के, दैट्स आल्सो एन एजेंसी, राइट, एंड दैट्स आल्सो इनकरिंग अ सर्टेन कॉस्ट ऑन व्हाटएवर दे हैव क्रिएटेड फॉर देमसेल्व्स। उनकी पूरी एक टीम ऑन ग्राउंड है। तो मुझे वैसे ये मामला पूरा नहीं पता डिटेल में, सो आई रिजर्व माई डिटेल्ड कमेंट्स, बट ऑल आई कैन से इज कि अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर बिना परमिशन के कॉपीराइट इश्यूज के साथ कोई कंटेंट, इट्स कॉल्ड प्लेजरिज्म यार, हाउ कैन यू डू इट? यू कांट। बिल्कुल नहीं, सही बात है। थैंक्स फॉर अग्रीइंग। नहीं, सही बात है। वैसे मतलब होता नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जो क्रिएटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चलिए जो पढ़े लिखे क्रिएटर्स उनकी बात अलग है, बट कई बार होता है ना कि रूरल इंडिया के क्रिएटर्स हैं। अब जैसे कि मैंने कहा ना कि जर्नलिज्म की पढ़ाई तो सबने करी नहीं है, तो सबको पता है नहीं कि कौन सा कंटेंट कैसा होता है और उसको यूज़ करना है कि नहीं करना है। अब उनको क्या है कि मिल गया कंटेंट कहीं से, बस लगा दिया बनाने के लिए। बट अगर 10 सेकंड नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कहा कि जो पढ़े लिखे कंटेंट क्रिएटर्स नहीं अनपढ़ हैं, भाई अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आप यूट्यूब पे जाकर कंटेंट क्रिएट करके चोरी का माल, मतलब कॉपीराइटेड चीज़ें डालकर पूरा बाकायदा वीडियो तैयार करके पब्लिश कर सकते हैं, अगर आप में इतनी समझ है, अगर आप इतने टेक सेवी हैं, तो फिर आप नियम कानून भी पढ़ ही सकते हैं ना। फिर काहे कि अनपढ़ हुए आप? नहीं वैसा नहीं। जैसे लेट्स से कि 30 मिनट का एक वीडियो है, उसके अंदर अगर 5 सेकंड का कोई क्लिप यूज़ कर लिया, 5 सेकंड का क्लिप 30 मिनट के वीडियो में, तो वो तो फेयर यूज में आना चाहिए। मैं जानना चाहूंगी कि ये कंटेंट क्रिएटर्स कौन है? ये आप तो नहीं है ना? नहीं, मैं नहीं। ठीक है। मैं हो सकता था बट अब नहीं हूँ, क्योंकि वेरी गुड। ओके मैम, एंड अभी जो AI कंटेंट एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का जो राइज आया है, ठीक है, वो कैसे इम्पैक्ट करने वाला है रूरल इंडिया या किसान के लिए? AI ओवरऑल पूरी कंटेंट इंडस्ट्री को ही बहुत मेजरली इम्पैक्ट कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, करने वाला क्या है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, बट आई डोंट सी इट रिप्लेसिंग ह्यूमन माइंड्स एवर। मतलब AI कितना, ऐसा मुझे आज की डेट में लगता है, हो सकता है 5 साल बाद मेरी सोच अलग हो, जब AI अलग लेवल पे पहुंच जाए, बट आज तो मुझे ऐसा लगता है कि AI को आप कितना भी ज़्यादा फाइन ट्यून कर दें, कितना भी उसको वो ग्रो कर जाए, ह्यूमन माइंड की जगह नहीं ले सकता। सो यू विल नीड गुड ह्यूमन रिसोर्सेज एट एवरी पॉइंट टू रन एनी कंटेंट प्लेटफॉर्म, इज व्हाट आई फील। ओके मैम, FPOs का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में है, तो उसमें ज़्यादातर वुमेन पार्टिसिपेंट्स रहती हैं? ज़्यादातर तो नहीं, बट हाँ रहती हैं। तो और वैसे भी मतलब एज अ होल FPO का कॉन्सेप्ट भी है, वो आपको कैसा लगता है और उसमें क्या स्कोप एक्चुअली में वो बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए? नहीं, FPOs आर वेरी बेनिफिशियल फार्मर्स के लिए, बहुत ज़्यादा है।
बेनिफिशियल तो खैर बहुत ज़्यादा है। और विमेन पार्टिसिपेंट्स तो चाहे FPO हो, चाहे मतलब खेती से जुड़ा कोई भी पहलू हो ना, तो महिला उतनी ही खेती से जुड़ी हुई है जितना एक पुरुष किसान है। सो बुआई, कटाई, निराई, हर चीज़ में महिलाएं बहुत आगे हैं। सो वो उस तरह का रिप्रेजेंटेशन डिजिटली नहीं मिलता महिलाओं को, क्योंकि आप किसान टाइप करेंगे तो आमतौर पर आदमी ही आता है। सो बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट women आर इक्वल पार्टिसिपेंट्स। ज़्यादा मैम, हाँ ज़्यादा, एक्चुअली ज़्यादा उनका वक्त ज़्यादा जाता है। सो खेती मतलब कुछ भी खेती किसानी से जुड़ा हो, सो इट्स नॉट जस्ट FPOs, आई थिंक women आर इक्वल और मोर पार्टिसिपेंट्स लाइक यू सेड। यस। मैम ये जो मीडिया का रोल है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, या फार्मर वेलबींग को लेकर के, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो बेसिकली कैसे उनको करना चाहिए एक्चुअली करना चाहिए। हाँ मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हम क्लाइमेट पे बात नहीं करते बिल्कुल भी, हम हमारे न्यूज़ चैनल्स पे या कहीं पर भी क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें होती नहीं है, डिस्कशन ही नहीं होती है, ना ही बात होता है, ना डिबेट होता है, कुछ भी नहीं होता है। इवन जो अभी पराली जलेगी, अभी स्टबल बर्निंग होगी तो न्यूज़ चैनल्स पर वही छाया हुआ होगा। सो ऐसा वो तो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप मतलब किसानों को क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या वो झेल रहे हैं, उस पर शायद उस एंगल से उतनी ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि लाइक आई सेड मेन स्ट्रीम मीडिया अब गाँवों से उस तरह से जुड़ा नहीं है जैसे पहले था। अब हमारे लिए वही 5 से 10 का टाइम टीवी चैनल्स पे यूजुअली डिबेट का टाइम होता है। एक मुद्दा पहले से डिसाइडेड होता है हर शो का, उस पर आप डिबेट करते हैं। सो yes, rural India is not covered extensively like that। और क्लाइमेट चेंज का एक्चुअली खेती पर क्या असर पड़ रहा है वो उस पहलू पे कम बात होती है। उसी के लिए हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो उस पर बात करते हैं, लगातार बात करते हैं। जी मैम, ये जो प्रोसेस होता है, लेट्स से कि अभी जो प्राइम टाइम शो होता है लेट्स से, तो पूरी दिन की खबर का कंक्लूजन वहाँ पे बताया जाता है, कंक्लूजन नहीं मतलब समरी बताया जाता है, लेट्स से पहले बताया जाता था, अब तो नहीं होता है। प्राइम टाइम शो पे तो आपका जो मेन एंकर होता है वो डिबेट, अब तो डिबेट हो रही है, पहले वो होती थी जैसे रवीश कुमार का शो आता था या फिर राहुल कमल का आता था। हाँ वही अपनी रिपोर्ट, एक अपना वो यूजुअली आपका प्राइम टाइम एंकर एक मुद्दा पकड़ता है और अच्छा ओके, यूजुअली इज लाइक दैट। यस, देयर आई थिंक बाद में एक बुलेटिन होता है जो दिन भर की खबरें, बीच बीच में बुलेटिन्स चलते रहते हैं जो दिन भर की खबरें सम अप करते हैं, बट आपका प्राइम टाइम शो इज यूजुअली लेड बाय द फेस ऑफ द चैनल एंड हु टॉक्स अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग दैट्स ऑलरेडी डिसाइडेड इन द मीटिंग। ओके मैम, ये रूरल मीडिया प्रोफेशनल्स पे किन किन टाइप के थ्रेट्स होते हैं? से 2023 में टोटल 226 जर्नलिस्ट पे हमला हुआ था, 5 लोगों की मौत हो गई थी। मई 2025 में हरियाणा में धर्मेंद्र सिंह को गोली मार दी गई थी, वो एक रिपोर्टर थे। मार्च 25 में यूपी में राघवेंद्र वाजपेयी को गोली मार दी गई थी। जनवरी 25 में छत्तीसगढ़ में एक मुकेश करके एक थे, उनको मार दिया गया था। और जुलाई 25 में इस साल ही चौथा मर्डर हो चुका है, ओडिशा में नरेश कुमार को तलवार से मार दिया गया। तो रूरल रिपोर्टिंग मतलब ये मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जर्नलिस्ट है। एग्रीकल्चर से नहीं, बट रूरल इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है कि वो उस गांव में कुछ कवर करने गए हो। देखिए, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना तो खतरे तो होते ही हैं। मतलब रिपोर्टिंग इज नॉट एन ईजी जॉब, और चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कोविड हो, कोरोना हो, भाई रिपोर्टर को तो जैसे किसान को खेती करनी है वैसी एक रिपोर्टर को ऑन ग्राउंड जाना ही है। आप घर पे बैठ के खबरें नहीं निकाल सकते। अगर आप फ्लड्स कवर करने गए हैं तो फिर ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पर आपके लिए कोई 5 स्टार तैयार होगा जो जहाँ पर आप आप जो कंडीशंस हैं उन्हीं को मतलब आप अपने कैमरामैन के साथ चले गए। सो यस, इट्स डिफिकल्ट, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है ये। इट इज़ वेरी टफ, इट इज़ वेरी टफ। यस। तो उनके इंश्योरेंस वगैरह होते हैं प्रोफेशनल्स के? ऑफिस से इंश्योरेंस मिलता है, ऑफिस से एक अमाउंट का इंश्योरेंस मिलता है। अब यूजुअली क्या सैलरीज रहती हैं रूरल इंडिया में जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी? दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म दैट यू आर वर्किंग फॉर। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक एवरेज कोई डेटा? ऐसा कोई एवरेज डेटा नहीं है। अब जैसा आपने कहा कि अगर आप आज तक के एंकर हैं प्राइम टाइम तो आपकी सैलरी बिल्कुल अलग होगी, अगर आप वहाँ के वीडियो एडिटर हैं तो अलग होगी। अगर इट रियली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, योर वर्क एंड द काइंड ऑफ
journey you've had. तो एंट्री रोल्स पे वैसे जो रूरल प्रोफेशनल्स होते हैं बेसिकली, जो रूरल जर्नलिज्म करते हैं बेसिकली, जो वहाँ से रूरल ग्राउंड जर्नलिज्म तो करने वाले लोग ही कितने हैं? आप मेरे को 10 प्लेटफॉर्म्स के नाम बताओ जो रूरल कवर करते हैं। मैं बताऊँ, आप बताओगे मुझे? नहीं, तभी तो कह रही हूँ ना, है ही नहीं। अच्छा। है ही नहीं, तो ऐसा तो कोई पैमाना ही नहीं है। अच्छा। इट रियली, बट यस, इट्स नॉट अ वेरी हाई पेड इंडस्ट्री, इनफैक्ट इट्स अ वेरी लो पेड इंडस्ट्री आई वुड से, एंड इट्स एन इंडस्ट्री विद जीरो ग्रैटिट्यूड। मतलब वो जर्नलिज्म, मीडिया में रहना वैसा काम है, विकेट कीपर जैसा काम है कि अगर आपने बॉल कैच कर ली तो अरे, मतलब मिस कर दी तो अरे ये कैसे मिस हो गया, और अगर कैच कर लिया तो काम ही था उसका। सो इट्स अ थैंकलेस जॉब जी, आई फील। नहीं, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि एवरेज जो न्यू जॉइनीज होते हैं उनके, नॉट फॉर लाइक एग्रीकल्चर जर्नलिज्म बट ऐसे ही इन जनरल, कि जो भी रूरल स्पेसिफिक एरियाज में होते हैं उनके 7 से 8 हज़ार रुपये की शायद इनिशियल सैलरी होती है, जो वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उनकी, which is actually decent by by media standards, क्योंकि अगर आप रूरल इलाके में हैं और अगर आपको 8-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो छोटे शहरों में 10 हज़ार रुपये छोटी रकम नहीं होती। सो रिस्क भी होता है ना मैम, वो सॉरी, जान जाने का रिस्क भी तो होता है। जान जाने का रिस्क हमेशा नहीं होता, रूरल रिपोर्टिंग में तो काफ़ी कम होता है। जो आंकड़े आपने बताए हैं वो वो अलग अलग, वो अब किस वजह से पैन इंडिया, वैसे तो ये है? किसी एक स्टेट का नहीं है, तो पैन इंडिया डेटा है। तो मैम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो क्या व्यू है आपका? प्रेस फ्रीडम डेफिनेटली कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने खुलकर मीडिया पहले रिपोर्टिंग करती थी आज नहीं कर रहा। 2011 से आपने स्टार्ट किया? नहीं, मैंने अपना करियर 2008 से लेकर के अभी तक जो आपको चेंजेस देखे हैं इंटरनली? हम तो बाहर से सिर्फ देखते हैं, हमको तो क्रिटिसाइज करने की आदत है। नहीं, इंटरनली तो ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, प्रेस फ्रीडम डेफिनेटली कम हुई है, एंड ads do play a big role, revenue does play a big role. So if government is, a certain government or any particular body is your revenue generator, is your sponsor, then yes, you do tend not to report against it. Yes, I will agree that press freedom. जी, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे किसी से फ़ायदा हो रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, बट सिंस कोई और बिजनेस मॉडल नहीं है इसमें कि एड्स के अलावा, गवर्नमेंट एड्स के अलावा किसी और तरीके से हम एड्स को बूस्ट कर सकें या कुछ और? गवर्नमेंट एड्स बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट एड्स होते हैं भाई। आप बिस्किट से लेकर, चिप्स से लेकर, कपड़े धोने के साबुन से लेकर हर चीज़ के एड टीवी और अखबार में चलते हैं। जितने बिल्डर्स अपने नए फ्लैट्स लॉन्च करते हैं, अखबार में हमेशा फुल पन्ने का एड होता है। नेटफ्लिक्स पे कोई शो आता है, उसका भी एड आप देखते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट। फिर वो जो गवर्नमेंट स्पेसिफिक बात हो गई ना कि गवर्नमेंट एड्स की वजह से, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एड्स की वजह से, बट यस, ओवरऑल पूरे जर्नलिज्म का जो कल्चर है वो बदला है। इसमें कोई मतलब मेरे ज्वाइन करने तक शायद बदल रहा था ऑलरेडी उससे पहले, लेकिन जब मैं सुनती हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस जिस तरीके से काम करता था पहले, बाद से शायद 30-40 50 मतलब 25-30 साल पहले या वट एवर, in earlier times it used to be different. We've grown up hearing stories of very brave kind of journalism which is hard to see these days. ऐसी कोई स्टोरी आप भी मुझे बताओ पिछले 2 साल में, अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी याद हो जो आपके दिमाग पर छाप छोड़ गई हो। इट्स कवरेज इज बिकम वेरी रूटीन कि ये हो रहा है तो ये हो रहा है। अगर कोई बड़ा स्कूप आपने देखा हो जो मीडिया ने निकाला हो, सो दैट आई थिंक इज मिसिंग नाउ, जो पहले होता था। आगे क्या लग रहा है, कैसा रहेगा भविष्य? ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। सो मैम, वैसे अब किसान इंडिया के कोर पे आते हैं, फार्मर्स पे, तो उसमें जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ से जो सॉइल हेल्थ ख़राब होती है, उसको लेकर के आपने प्लान किया है कुछ? नहीं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को लेकर सॉइल हेल्थ ख़राब होती है वो एक इशू। हमने सॉइल हेल्थ पर काफ़ी कुछ प्लान किया है। हम सॉइल हेल्थ पर लगातार वीडियोस करते हैं, लेकिन द फैक्ट इज दैट इंडिया इज़ नॉट इक्विप्ड एट द मोमेंट टू जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती में घुसने के लिए अभी इंडिया इक्विप्ड नहीं है। अगर हम आज से बोलें कि पेस्टिसाइड्स बिल्कुल बंद कर दें और पूरा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक खेती करेगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए हम अभी
सक्षम है। मिट्टी अभी हमारी उतनी ठीक नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। सो आई डोंट थिंक वी आर रेडी फॉर इट। सो I think that it's impossible to get into a zone where pesticides and all of these are, मतलब ये जिनको हम chemicals बोलते हैं, ये बिल्कुल ही काट दे। इस वक्त वी आर नॉट रेडी फॉर इट। दूसरी चीज़ ये कि मिट्टी की सेहत इसलिए भी ख़राब होती है क्योंकि हमारे यहाँ छिड़काव हाथ से होता है, तो वो पत्तों से ज़्यादा मिट्टी में चला जाता है जितना भी आपका रासायनिक पदार्थ है। अगर आप ड्रोन से करेंगे या फिर किसी और तरीके से करेंगे तो वो सिर्फ पत्तों पर ही गिरेगा और वो रिस्क कर मिट्टी में नहीं जाएगा। सो दैट इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन, कि आप ड्रोन से छिड़काव कीजिए ताकि वो सिर्फ ऊपर जाए, मिट्टी में जाएगा ही नहीं, तो मिट्टी की सेहत खराब ही नहीं होगी। ये नई चीज़ पता चली मुझे। चलिए कुछ तो पता चला मेरे थ्रू। नहीं काफ़ी चीज़ें पता चली। मैम मिट्टी की हेल्थ से ह्यूमन हेल्थ पे आते हैं, तो लगभग इंडिया में हर साल 16 लाख लोगों की मौत होती है पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और आई बिलीव या एज्यूमिंग कि ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं वो रूरल इंडिया में ही होती होंगी, क्योंकि नो यू शुड नॉट अज्यूम, यू शुड हैव अ डेटा टू बैक इट अप। How can you assume? इतना बड़ा डेटा, और इसलिए कह रहा हूँ कि मेट्रो सिटीज़ में बात कर रहे हैं। लेट्स से मेट्रो सिटीज़ में तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं कि यहाँ नहीं हुआ तो कहीं और रेफर कर देंगे आपको। But can everybody afford it? Not afford it, बट फिर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी जो क्वालिटीज़ होती है मेट्रोस में अच्छी होती हैं कंपेरेटिवली रूरल इंडिया, और आए दिन देखने को मिलता ही है। जैसे कि अब मैं एग्जैक्टली आपको शेयर कर दूंगा कुछ वीडियोस जो मैंने देख रखे हैं, उसमें यही है कि एक वुमेन प्रेग्नेंट है एंड 10 किलोमीटर तक कोई सर्विस नहीं है पहुंचाने के लिए उसको, एंड उसके जो हस्बैंड हैं और उसके जो देवर हैं वो उसको कंधे पे ले करके और पैदल चल रहे हैं वैसा। तो वैसी चीज़ें देखने को बहुत मिलती हैं, तो उसमें वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है और उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ मीडिया प्रोफेशनल? देखिए, एज अ मीडिया प्रोफेशनल तो हम इतना ही कर सकते हैं कि जो भी जानकारी का अभाव है वो हम पूरा करें। तो हमारा काम इतना ही है कि हम सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाएं, एक माध्यम बने जो सरकार की चीज़ गाँव तक, गाँव की चीज़ सरकार तक पहुंचाए। राइट, अगर कोई नया इनोवेशन मार्केट में लॉन्च हुआ है तो वो गांव वालों तक दें, या फिर अगर कुछ ऐसी हेल्थ केयर कंपनीज हैं जो टेली कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आपको हेल्प कर सकती हैं फ़ोन पर, तो कुछ ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आजकल कर रही हैं। सो यू नो इन्फॉर्म और एडुकेट द फार्मर्स अबाउट दोज। हम तो एज अ मीडिया यही कर सकते हैं, राइट। बाकी यू शुड गेट, मतलब ये डेटा निकालने पर पता चलेगा कि गांव में वाकई मतलब ये डेथ्स गांव में ज़्यादा हुई हैं या फिर अर्बन सेटलमेंट्स में ज़्यादा हुई हैं। क्योंकि मेरी तो जो कुक है, मतलब पूजा नाम है उनका, वो तो शी इज़ प्रेग्नेंट एंड हर डिलीवरी इज़ ड्यू इन नवंबर एंड शी इज़ गोइंग टू हर विलेज नेक्स्ट मंथ। वो तो गांव में डिलीवरी कराएगी क्योंकि वो बोल रही है कि भैया उसको तो बहुत महंगा पड़ रहा है यहाँ पर, उसको 50,000 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, जबकि शी इज सेइंग इट्स वे बेटर इन हर विलेज। सो उसकी पूरी फैमिली, मतलब सारे रिश्तेदार हैं वहाँ पर, सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर, डॉक्टर्स भी हैं, शी इज गोइंग देयर। सो दैट इज अनदर साइड टू इट। सी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जब तक डेटा नहीं हो, जब तक कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं हो, तब तक इंडिया इतना बड़ा देश है, वी कैन नॉट अज्यूम थिंग्स। जी कोइंसिडेंटली मेरी कुक भी प्रेग्नेंट है पर वो गाँव नहीं जा रही। क्या कमाल का इत्तेफाक है, नहीं? और नवंबर में डिलीवरी। क्या कमाल का इत्तेफाक है। अच्छा मैम, ये पॉलिसी मेकर्स और फार्मर्स के बीच में कम्युनिकेशन ठीक ठाक है कि नहीं है? क्योंकि पॉलिसी मेकर्स कुछ बनाते हैं और फार्मर्स, जैसे कि अभी प्रोटेस्ट हुआ था लेट्स से, अब वो 2 स्टेट में ही हुआ हो, 3 स्टेट में ही हुआ हो, बात अलग है, लेकिन फिर भी प्रॉपर कम्युनिकेशन है फार्मर्स के साथ में पॉलिसी मेकर्स का? जाहिर सी बात है कि सारा कम्युनिकेशन सारे टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहा होगा, इसीलिए उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है। तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली है, कम्युनिकेशन पूरी तरह से नहीं पहुंचता। बहुत सारी चीज़ें बीच में, यू नो, देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दैट्स व्हाट वी डू बेसिकली, यू नो, फिल द गैप। सो नहीं, प्रॉपर कम्युनिकेशन पूरी तरह से नहीं पहुंचता। तो आपका मकसद ये भी होता है कि आप कंटेंट जो बनाते हो वो फार्मर्स तो देखते ही हैं, साथ में पॉलिसी मेकर्स भी देखें ताकि उनको रियलिटी पता चले फार्मर्स की। एब्सोल्युटली। किसान की अगर दिक्कतें हैं, अगर हम किसानों की दिक्कतें अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं तो वो किसके लिए दिखा रहे हैं? इसीलिए कि उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचे। और अगर कोई पॉलिसीज़ बन रही हैं तो वो पॉलिसीज़ गाँवों तक, ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों तक, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचे। डेफिनेटली। 2 क्वेश्चन मैम। पहला कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं
चाहे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हों या बाकी चीज़ें हों ड्राई कमोडिटीज़ में, उसका कुछ आपने देखा है कि फार्मर्स उसको लेकर के एजुकेटेड है एंड वो अपने प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रखना चाहता है एंड देन वैल्यू बढ़ने फिर बेचेगा, या उस तरह की चीज़ों में? नहीं, अगर आप प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली फार्मर्स को स्टोरेज की बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब किसान इसीलिए तो औने पौने दाम में बेच देता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई उसका टमाटर खराब हो जाएगा। देयर इज़ नॉट इनफ स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल इन इंडिया एट द मोमेंट, या कोल्ड स्टोरेज अभी उस तरीके से हर जगह नहीं है। इसीलिए उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है, बट उसमें अभी भी मतलब बहुत सारा और काम होना बाकी है। सो यस डेफिनेटली मतलब किसान को दिक्कत होती है उसमें। एंड फाइनली मीडिया एज अ स्टार्टअप अगर देखें तो उसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं? क्योंकि आपने भी बहुत ही ब्रॉड सवाल है। आपने भी स्टार्टअप किया है बेसिकली। नहीं, अभी ये बहुत ही ब्रॉड सवाल है। वो डिपेंड करता है कि आप जो स्टार्टअप कर रहे हैं उसका यूनिक प्रोपोजिशन क्या है, उसकी यूएसपी क्या है, तो आपका प्रोडक्ट कितना अलग है, क्या प्रोडक्ट है, और उसके बाद आप किसको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे पहलू हैं। सो मतलब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि लेट्स से कि मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म अगर कोई स्टार्ट होता है, जैसे कि लेट्स से समधीश भाटिया, वो पहले कुकूप अनस्क्रिप्टेड पे था एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने अपना खुद का ही स्टार्ट किया एंड देन उनको शायद समहाउ फंडिंग मिली होगी किसी नोन से या जैसे भी हो, उन्होंने स्टार्ट किया। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ही स्टार्टेड हिज ओन इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल। हाँ, उनका खुद का ही चैनल है। व्हिच डिड नॉट इनिशियली रिक्वायर एनी फंडिंग एज फार एज आई नो। बाद में मिल गई हो तो अलग बात है, बाद में नहीं, नॉट फंडिंग, वो एज अ स्टार्टअप नहीं कर रहे, वो एज अ इंडिविजुअल क्रिएटर ही कर रहे हैं। हाँ, बट फंड तो चाहिए होता है, क्योंकि जिस टाइप की वीडियोज वो बनाते हैं उसके लिए काफ़ी पैसे लगते ही हैं। नहीं, वो आज आपको दिख रहा है ना। शुरुआत उन्होंने कैसे की थी, जाके पूछिए कि फंड मतलब किसी से फंडिंग लेके हाँ, की मतलब थी, वो बोलते रहते थे वैसे तो कि अपने इंटरव्यू, क्योंकि वो थोड़े से ब्लंट है तो उनके शोज में वो बोलते भी थे कई बार। अच्छा कोई नहीं, तो वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि एज अ मीडिया फर्म अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रहता है कि नहीं रहता है? अगेन लाइक आई सेड कि भाई वो डिपेंड करता है। जैसे समरीश को तो हम मीडिया नहीं मानेंगे ना, वो तो इंडिविजुअल क्रिएटर हैं। तो आप हो सकता है उनके चैनल में किसी को इंटरेस्ट आ जाए, उन्होंने फंड रेज कर लिया हो। सो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किस इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे हैं, वो आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, और आपकी कन्विंस करने की क्षमता। वो सारी चीज़ें हैं कि भाई आप फंड्स रेज कर पाते हैं। ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना अच्छा बेच पा रहे हैं। जी भाई, मेरा आम तुम्हारे आम से बेहतर है, ये अगर मैं कन्विंस कर पाऊँ कि ये प्रोडक्ट उससे बेहतर है, इसमें पैसा लगाना फ़ायदे का काम होगा, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। बाकी तो बहुत ज़्यादा मीडिया चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स कितने आए हैं पिछले 10 साल में, कितने नए न्यूज़ चैनल्स आए? डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं, लेकिन वो सारे कहीं ना कहीं एक्सटेंशन ही है। जैसे ललन टॉप है तो वो इंडिया टुडे का एक्सटेंशन है। ललन टॉप लॉन्च हुआ, ललन टॉप 11-12 साल पुराना है। हाँ, कम से कम। तो इट्स नॉट न्यू, नंबर वन। एंड यस, लाइक यू सेड, इट्स बैक्ड बाय अनदर प्लेटफॉर्म। सो इस तरीके से तो अगर आप उस तरीके से प्लेटफॉर्म्स देखें तो भाई आज तक की अम्ब्रेला, मतलब इंडिया टुडे ग्रुप के अम्ब्रेला के बीच के अंडर तो मतलब एक टाइम पे 31-32 तख्त थे। लाइफस्टाइल तक, यूपी तक, एमपी तक, चुनाव तक, ये तक, वो तक, अब बहुत सारे बंद हो गए हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि उस हिसाब से अगर देखें जी. तो वो तो फिर मतलब एक ग्रुप के अंडर टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ग्रुप इतना बड़ा है, उसके अंडर इतनी सारी चीज़ें हैं। सो चलिए, थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको परेशान नहीं किया जाता। नहीं, थैंक यू सो मच। एक लास्ट की मुझे कुछ फीडबैक देना होगा आपको, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल सेकंड ही पॉडकास्ट है और मुझे पता है कि मैं उतना मैच्योर नहीं हूँ। You're doing a fantastic job. I think you're doing great. और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि भगवान करे आपका पॉडकास्ट और आपका यूट्यूब चैनल खूब सारे मिलियंस वाला हो जाए और ये इंटरव्यू भी खूब चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ऑल द बेस्ट यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।